अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर माजिद अली हाज़िर खिदमत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम इस दफ़ा साड़ू के ऊपर बात करेंगे। क्या आपको मालूम है कि आपके जानवर इतना कम दूध क्यों दे रहे होते हैं? क्या आपको मालूम है कि आपके जानवरों के हैवाने की सेहत क्या ठीक है? आज की इस वीडियो में हम आपको ये लाजमी बताएंगे कि फार्मर्स को अक्सर को पता ही नहीं है कि उसके जानवरों के हैवानों की कंडीशंस क्या हैं, जिस वजह से इनके फार्मर्स का और उनके जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर एक जानवर के चारों हवाने सलामत हैं तो इसका मतलब है कि वो एक पूरा जानवर है, और अगर उसके हवानों में किसी एक हवाने के अंदर भी नुक्स पैदा हो जाता है तो वो जानवर उस फार्मर के लिए ऐसे ही है कि वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ खिला रहा है, उससे कोई आउटपुट नहीं ले रहा प्रॉपरली। तो साड़ू क्या है? साड़ू एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको इस कंडीशन के अंदर आपके फार्म को इसके अंदर ले जाती है। अमूमन तकरीबन जितने भी फॉर्म्स हैं उसके ऊपर कोई भी ऐसा फॉर्म मैं नहीं समझता कि जिसके ऊपर कि ये बीमारी कभी ना आई हो। फार्मर्स को पता ही नहीं है कि उसके कितने % जानवर इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मैंने एक फार्म विज़िट किया तो उसके पास कोई तकरीबन 15 जानवर थे, और मैंने उनसे एक सवाल किया कि जी क्या आपके फार्म के ऊपर साड़ू मौजूद है? उन्होंने मुझे कहा कि जी नहीं, हमारे फार्म के ऊपर साड़ू नहीं है। तो जब हमने एक टेस्ट होता है, हमने एक वो टेस्ट लगाया तो पता चला कि उसके 40% जानवरों में साड़ू था। तो इस वीडियो को बनाने का आज मकसद ये है कि ताकि हमारे फार्मर्स ये जान सकें कि साड़ू की कितनी अक़साम है और साड़ू कितना इकोनॉमिक लॉस हमारे फार्मर्स को दे सकता है। तो आइए आज हम साड़ू के मुतालिक जानते हैं। जब हम साड़ू की बात करते हैं तो उसके अंदर उसको हम हैवाने की सोजिश भी कह देते हैं, मिस्टाइटिस का नाम भी हम इसको देते हैं। तो मिस्टाइटिस के अंदर अमूमन ये बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से होता है, ये फंगस की वजह से भी होता है, ये वायरस की वजह से भी होता है। वायरस की वजह मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि आप अक्सर हमारे यहाँ मुँह खुर की बीमारी फैलती है तो मुंह खुर के अंदर थनों के ऊपर छोटे छोटे छाले नुमा बन जाते हैं जिसमें से पानी निकलता है, और वो उन थनों को मिस्टाइटिस की शक्ल के अंदर बदल देते हैं। इसकी 3 किस्म की अक़साम है। एक वो किस्म है कि जिसके अंदर के मख्फी हम इसको कहते हैं, मख्फी साड़ू हम इसको कह देते हैं। सब क्लिनिकल साड़ू होता है। तो सब क्लिनिकल के अंदर क्या हो रहा होता है कि जानवरों का दूध खारा होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है, और ये असल में ये साइलेंट किलर है। हम इसको साइलेंट किलर इस वजह से कहते हैं, बज़ाहिर दूध देखने में तो ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन अक्सर हमारे फार्मर्स को इसका नहीं पता चलता कि ये साइलेंट किलर असल में उनकी पॉकेट में से पैसे निकाल रहा है, वो उनकी पॉकेट मार रहा है। उस वजह से क्या होता है कि एक जानवर का अगर पोटेंशियल 20 लीटर का है तो वो उसका पोटेंशियल नीचे आके 8 किलो के ऊपर आ जाता है। 8 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर दे रहा होता है। तो हमें साड़ू की मुख्तलिफ अक़साम के मुतालिक पता होना चाहिए। पहली किस्म सब क्लिनिकल मिस्टाइटिस है कि इसके अंदर जानवर का खारापन दूध का, और उसका जानवर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो दूध कम करना शुरू कर देता है। फिर ये कन्वर्ट हो जाती है क्लिनिकल के अंदर। क्लिनिकल मिस्टाइटिस के अंदर ऐसा होता है कि उसके जानवर की सोजिश ज़ाहिर हो जाती है। उस सोजिश जब ज़ाहिर होती है तो उसके ऊपर रेडनेस आ जाती है, हवाने के अंदर से पीप नुमा मवाद निकलना शुरू हो जाता है। और तीसरी इसकी किस्म है एक्यूट, हम उसको कह देते हैं, उसको हम क्रोनिक कह देते हैं। तो क्रोनिक मिस्टाइटिस ये है कि उसके हवाने के अंदर पत्थर नुमा बन जाती है कि वो उसका हवाना बिल्कुल सख्त हो जाता है। फाइब्रोसिस उसको हम कह देते हैं कि वो जानवर जो है बेचारा फाइब्रोसिस की वजह से इवन उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और अमूमन आपने देखा होगा कि इस मिस्टाइटिस की वजह से, और जब ये क्रोनिक मिस्टाइटिस की तरफ चली जाती है तो बाज़ औक़ात जानवर मर भी जाते हैं। तो हमने आज ये जानना है कि हम कैसे इस साड़ू से बच सकते हैं, साड़ू की इन अक़साम को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम लेंगे तो हम इस साड़ू की मूज़ी मर्ज़ से हम उससे बच सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट भी हम आपको बताएंगे।
लेकिन इसकी ट्रीटमेंट बताने से पहले हमें इसकी रीज़न्स का ज़रूर पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी वजूहात हैं, वो कौन कौन से अवामिल शामिल हैं जिसकी वजह से ये साड़ू फैलता है। सबसे पहले तो आपके फार्म की हाइजीन से मुराद है कि आपके फार्म पर जानवरों की जो बैठने की जगह है वो कितनी साफ़ सुथरी है। क्या आपके जानवर गंदगी के ऊपर बैठते हैं? क्या आपके जानवर गीली जगह के ऊपर बैठते हैं? क्या आपके जानवरों को सही और अच्छी और मेयारी खुराक उनको मुयस्सर है? दूसरी चीज़, जो आपकी मशीनरी है, जिन मशीनों के साथ अगर आप चुवाई कर रहे हैं तो क्या उन मशीनों की सफाई बिल्कुल ठीक है? क्या आप उनकी CIP प्रॉपर करते हैं? अगर आप मशीनों से चुवाई नहीं करते, अगर आप अपने हाथों से चुवाई कर रहे हैं, गवाले चुवाई करते हैं, तो क्या गवालों की हाइजीन ठीक है? क्या उनके हाथ साफ़ सुथरे होते हैं? क्योंकि थन अल्लाह ताला ने इतना ये एक डेलिकेट किस्म का सिस्टम बनाया है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं गंदे हाथों के साथ थनों की चुवाई शुरू कर देता हूँ, जानवरों के हवाने को टच करना शुरू कर देता हूँ, तो क्योंकि जब हम चुवाई का अमल कर रहे होते हैं तो थन का मुंह खुल जाता है, उसको ऑरिफिस हम कहते हैं। तो जब वो थन का मुंह खुल जाता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हवा के अंदर भी, हमारे हाथों के टच की वजह से भी उसके अंदर बैक्टीरियाज दाखिल हो जाते हैं, जरासीम दाखिल हो जाते हैं, और यही वो जरासीम है जो आगे जाके साड़ू का सबब बनते हैं। अब साड़ू का सबब बनने के साथ साथ आपको, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि मशीनों के मुतालिक, तो मशीन्स जहाँ पे मशीनों ने हमारी चुवाई वाले सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया है, एफिशिएंट कर दिया है कि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा जानवरों की चुवाई कर सकते हैं, तो वैसे ही इन मशीनों का एक दूसरा फॉल्ट भी है। फॉल्ट बाय बिल्ट इन नहीं है, मशीनों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। ये हमारी वजह से है कि हम उन मशीनों की CIP या उसकी सफाई प्रॉपरली नहीं करते, और हम इन मशीनों के प्रेशर्स होते हैं। तो अगर हम इन मशीनों के प्रेशर्स को देखें या उन प्रेशर्स की गेजेस को देखें तो बाज़ औक़ात आपके इनके प्रेशर्स बढ़े हुए होते हैं। तो जो मशीनों की सफाई है उसको CIP कहते हैं, उसके अंदर अमूमन गर्म पानी वगैरह इस्तेमाल होता है। तो उस गर्म पानी को इस्तेमाल के साथ साथ उसके अंदर सर्टन कुछ किस्म के केमिकल्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो वो केमिकल्स का इस्तेमाल भी आप करें। मशीनों की रेगुलर सफाई और उनकी इंस्पेक्शन इनके लोगों से आप ज़रूर करवाया करें। अब आगे हम चलेंगे कि हम साड़ू से बच कैसे सकते हैं। बेसिकली साड़ू से बचने के लिए हमें जिन तरीक़ों के ऊपर हमें अमल करने की ज़रूरत है, उसके अंदर सबसे पहले तो आप अपने जानवरों की बैठने की जगह को साफ़ सुथरा करें। जानवरों के बैठने की जगह के ऊपर आप रेत का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप मिट्टी का इस्तेमाल करें। मिट्टी में अमूमन क्या होता है कि जब जानवर पेशाब करता है या उसके ऊपर शॉवर्स वगैरह का कोई पानी पड़ जाता है तो पानी की वजह से वहाँ पे वो गारे की शक्ल में, कीचड़ की शक्ल बन जाती है। तो वो कीचड़ के अंदर अमूमन बैक्टीरियाज़ वगैरह की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप अपने जानवरों को रेत के ऊपर बिठाएं। आप इसके साथ साथ उस रेत के ऊपर चूने का छिड़काव भी कर सकते हैं। चूना सिंपल सी चीज़ है, आप जहाँ अपने फार्मर्स हमारे बायोसिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी चूना जो है अपने फार्म के गेट के ऊपर भी फैलाते हैं। तो वो चूना, वही बुझा हुआ चूना जो है वो आप अपने शेड के अंदर भी फैला सकते हैं ताकि वो एक एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करेगा। नंबर 2, आपने जानवरों की खुराक ठीक रखनी है क्योंकि टॉक्सिन वाली खुराक भी जानवरों में साड़ू का सबब बनती है। आपने ये ज़रूर चेक करना है कि आपके जानवर सही, अच्छी, मेयारी खुराक, मेयारी चारा वो खा रहे हैं ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई टॉक्सिन मौजूद नहीं है। और अगर टॉक्सिन मौजूद है तो आप उस खुराक को फ़ौरन अपनी खुराक में से माइनस कर दें। नंबर 3, आपने इसके साथ साथ अपनी मशीनों की सफाई, अपनी मशीनों की CIP उसको भी आपने ज़ेरे गौर रखना है। नंबर 4, जो आपका मिलकर है, चुवाई वाला जो बंदा है, उसके हाथ उसके साफ़ होने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता चुवाई के दौरान अगर उसको पता चल जाता है कि इस एक थन के अंदर मिस्टाइटिस है, तो इस एक थन के अंदर मिस्टाइटिस है, तो अगर उस मिस्टाइटिस वाले दूध को आपने अपने हाथ पे ले लिया और हाथ से आपने उसी हाथ से दूसरे थन को अगर आपने छू लिया है तो इस साड़ू के उस दूसरे थन के अंदर ट्रांसफ़र होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं।
तो इससे बचाव के लिए आपने उसको फ़ौरन उसकी तरबियत भी करनी है और उसको बताना है कि अगर किसी थन के अंदर साड़ू निकल आता है तो आपने उसको दूसरे थन को हाथ लगाने से पहले अपने दोनों हाथों को किसी भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ आपने उसको धोना है। नंबर 5, आपने आजकल मार्केट के अंदर डिप सॉल्यूशंस आए हुए हैं। डिप सॉल्यूशंस क्या आए हुए हैं कि क्योंकि जानवरों कचवाई के बाद जानवरों के थन का जो सुराख है वो खुल जाता है, तो जब जानवरों का थन का सुराख खुल जाता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया जाने का अमल जो है वो बड़ी तेज़ी से होता है। तो उसको हम डिप सॉल्यूशन के साथ आप अपने जानवरों के थनों को उसके साथ भिगोएं। भिगोने के बाद आप अपने जानवरों को रुखसत करें शेड की तरफ और कोशिश करें कि जैसे ही वो शेड की तरफ जाएं तो उनके आगे खुराक पड़ी हुई हो और वो जाते ही जानवर खुराक के ऊपर लग जाएं। उसका खुराक का लगने का मकसद क्या होगा कि उससे आपको एक अच्छा फ़ायदा ये होगा कि जानवर अगले 40 से 45 मिनट खड़ा रहेगा, और अगर वो अगले 40 से 45 मिनट खड़ा रहेगा तो इतनी देर में एक तो उस दवाई का असर भी मौजूद रहेगा और साथ में वो जो थन का जो सुराख है वो बंद होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बेशक जानवर जाके अपने सिटिंग एरिया के अंदर जाकर बैठ भी सकता है। जी नाजरीन, अब हम साड़ू की ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। साड़ू की ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है और बैक्टीरियल डिज़ीज़ के अंदर इसके अंदर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के माइकोप्लाज्मा, इस किस्म के बैक्टीरियाज़ जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस जानवर को मास्टाइटिस हो जाए खुदा ना खास्ता, अगर आप दिन में उसकी 5 चवाइयाँ कर सकते हैं तो आप उसकी 5 चवाइयाँ तक भी करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप उसकी 5-6 चवाइयाँ भी अगर आप कर सकते हैं तो आप करें। इसकी वजह क्या है, थन के अंदर एक इन्फेक्शन पैदा हो रही है और बार बार पैदा हो रही है। तो जैसे जैसे आप चवाई का अमल उसका हर 3 से 4 घंटे के बाद आप चवाई का अमल करेंगे तो वो इन्फेक्शन उतनी जल्दी ड्रेन आउट होगी। तो जो चीज़ जितनी जल्दी ड्रेन आउट होगी तो उसका स्टे टाइम उतना कम होगा। जब स्टे टाइम कम होगा तो साफ ज़रा उसका इफ़ेक्ट भी कम होगा। तो इसलिए एक तो आप अमल ये कर सकते हैं। दूसरा, डेफिनेटली जब आपको पता चल गया कि मास्टाइटिस है तो इसके ऊपर इसके साथ हम एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट्स करते हैं। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जानवरों का जो हवाना है वो ऊंचा और नीचा हो जाता है कि उसके 2 थन ऊपर उठ जाते हैं, 2 थन नीचे हो जाते हैं, यानी एक शेप, यानी उसको वो डी शेप कर देता है। तो ये ख़ास निशानी है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की। और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो टाइलोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, और अगर इससे भी रिकवर नहीं होता तो फिर आप पेनिसिलिन ग्रुप की तरफ भी जा सकते हैं कि आप उसके साथ आपने सोजिश के लिए भी आपने एनसिड्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं, आप कुछ और जिनसे कि सोजिश कम हो सकती है आप वो दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप इन सॉल्ट्स के साथ इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अमूमन आपने देखा होगा एक पानी की किस्म की आना शुरू हो जाता है कि जानवरों के थनों में से पानी नुमा आना चीज़ शुरू हो जाती है, तो ये अमूमन इकोलाई की वजह से होती है। तो इसके अंदर आपको ज़रूरी होगा कि इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो अमूमन ऑक्सी इस्तेमाल की जाती है। ऑक्सी भी इस्तेमाल हो सकती है। आप इसके साथ आपने ख्याल ये करना है कि आपने ये नहीं करना कि ऑक्सी आप पहले लगा रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही आप उसको देंगे, लेकिन उसको आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर देंगे, फ़ौरन नहीं आप करेंगे, लेकिन आपने इसको पकड़ना है, फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट करनी है, इसको फ़ौरन आपने एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करना है। और जितने दिन तक, कम अज़ कम एंटीबायोटिक्स की जो ट्रीटमेंट है वो 5 से 7 दिन ट्रीटमेंट चलती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका जानवर ठीक हो जाता है या जानवर दूसरी ट्रीटमेंट के ऊपर ठीक हो गया तो तीसरे दिन आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, नहीं, उसकी वजह से भी वो जानवर फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। वो 2-4 दिन ठीक रहेगा, उसके बाद वो फिर रिपीट हो जाएगा कि मास्टाइटिस के अंदर आ जाएगा। तो कोशिश करनी है, कोई भी एंटीबायोटिक आपने ट्रीटमेंट करनी है तो वो आपने 5 से 7 दिन उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करनी है। एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, जानवरों में बाज़ औक़ात खून भी आना शुरू हो जाता है, तो उस खून के साथ आपने ट्रांजामिन एक इंजेक्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस खून को रोके। ये अमूमन होता तो बैक्टीरियाज़ की वजह से ही है, तो इसके साथ आप अमोक्सिसिलिन सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इसके पेनिसिलिन ग्रुप भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाजरीन, हमने आपको इसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक भी बता दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे बताए हुए इन तरीक़ों के ऊपर आप अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप इस बीमारी के ख़िलाफ़ बहुत अच्छे से लड़ेंगे भी। न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि आप इस बीमारी से पैदा होने वाला जो इकोनॉमिक लॉस है आप उसको बतदरीज कम करेंगे। बहुत शुक्रिया।